नमस्कार, मैं मंजुला इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के रिसर्च फाउंडेशन नाम की नवाचारी संस्था की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग यहाँ मातृभाषा दिवस के अवसर पर, या यूँ कह लीजिए कि मातृभाषा के सम्मान में कल से जो अभियान प्रारंभ किया है, कल से जो संकल्प दिवस का अभियान प्रारंभ किया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज विगत दिनों के अपने सांस्कृतिक संदर्भ में अपनी विशेष पहचान बनाता है। हर प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षकों को पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। जाहिर सी बात है कि हमारे प्रशिक्षण केंद्र में भी उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। लेकिन अभी तक एक पक्ष जो अनछुआ है, शिक्षा व्यवस्था के सारे नए पुराने संदर्भों को देखते हुए ये महसूस किया जाता है कि उस पक्ष पे काम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और वह पक्ष है एक शिक्षक को उसके राष्ट्र, उसके राष्ट्रीय दायित्व, उसकी आत्मा अभिव्यक्ति और उसकी सांस्कृतिक चेतना को जागृत करना। हमारे मातृभाषा संकल्प अभियान का उद्देश्य देश के भावी शिक्षकों को अपनी राष्ट्रीय अस्मिता, अपने राष्ट्र की भाषा, अपने राष्ट्र की संस्कृति और अपने राष्ट्र के दायित्व के प्रति जागरूक करने के उद्देश्यों को लेकर के प्रारंभ किया गया है। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक हो जाता है कि एक शिक्षक अपने देश की भाषा के इतिहास को भी समझे, क्योंकि एक शिक्षक को प्रथम दिन से ही बोलना है। एक शिक्षक समाज का वाचक होता है। एक शिक्षक अपने राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है, एक ऐसा प्रतिनिधि जो राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। तो आवश्यक हो जाता है कि उस शिक्षक को अपने राष्ट्र की भाषा और अपनी भाषा के साथ उसकी अस्मिता का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाए। प्रशिक्षण केंद्र के जितनी भी संस्थाएं हैं, आपने देखा होगा कि सितंबर के महीने में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लगातार अनवरत हमारी राष्ट्रभाषा को सजाने, संवारने और उसके उत्सव मनाने का एक पारंपरिक अभियान प्रारंभ हो जाता है। इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अपने नए नियामक रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से पुरानी परंपराओं को संभालते हुए नए दृष्टिकोण का एक नवाचारी प्रयोग करना अपना उद्देश्य मानता है। और इसी उद्देश्य के तहत जहाँ सब चुप हो जाते हैं, जहाँ उत्सव मनाने की परंपरा, भाषा संबंधी उत्सव मनाने की परंपरा समाप्त हो जाती है, वहीं से हमारी संस्था की नई शाखा रिसर्च फाउंडेशन अपना अभियान प्रारंभ करता है। तो मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूँ, आप सभी लोगों के सहयोग के बिना हमारा यह अभियान, जो हम अपनी मातृभाषा के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रारंभ किए हैं,
वह आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं होगा। आइए आप सभी इस अभियान का एक हिस्सा बने और इस प्रयोग को सफल बनाएं। आज पहला दिन है और इस प्रयोग में जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है वह है मातृभाषा और राष्ट्र का सम्मान। सन 1947 के पहले या 1947 के बाद के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक संदर्भों को अगर हम पढ़ते हैं तो हमने भाषा के स्तर पे यह देखा है कि सर्वसम्मति से राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने की वकालत हमारे देश के समस्त विद्वानों ने की, हमारे देश के समस्त नेतृत्व ने किया। किंतु आज भी यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश अपनी एक भाषा, अपनी एक राष्ट्रभाषा अपने संविधान में नहीं लिख सका। सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। आज का प्रारंभ सिर्फ इतना ही कि अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो उससे जुड़ करके हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वह हमारी मातृभाषा की आती है। कई प्रादेशिक भाषाओं के द्वारा यह आपत्ति दर्ज की जाती है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि वह हमारी मातृभाषा नहीं है। तो आज मैं बस इतना ही बताकर अपने इस कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहूँगी कि किस प्रकार हिंदी पूरे भारतवर्ष की मातृभाषा है। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विमर्श का विवेचन शब्दों के अर्थ से प्रारंभ होता है। तो जाहिर सी बात है हमारे इस विमर्श में भी हमारे विमर्श का प्रारंभ भाषा शब्द से ही होगा। तो आइए सबसे पहले यह जानें कि यह भाषा क्या है और इस भाषा को हम और किन किन नामों से पुकारते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात जिसे बोला या कहा जा सके वह भाषा है। हिंदी में हमने भाषा शब्द को भाष्य के में एक मात्रा लगाकर उसे भाषा बना दिया। इंग्लिश ने भाषा को लैंग्वेज कहा। ग्रीक ने भाषा को लुई खेनन कहा। लुई खेनन। रूसी में भाषा को यज़ीक कहा गया। रूसी में भाषा को क्या कहा गया? यज़ीक। जर्मन में भाषा को स्प्राखे कहा गया। स्प्राखे। अरबी में भाषा को लिसान कहते हैं। लिसान। और फारसी में भाषा को ज़बान कहते हैं। आप देखेंगे संस्कृत हो या फारसी, दोनों ही रूपों में भाषा की अभिव्यक्ति हमारे जिह्वा से निकलने वाले ध्वनि के रूप में होती है और इसी भाषा के माध्यम से हम अपने भाव या विचार को अभिव्यक्त करते हैं।
जहाँ तक मातृभाषा का प्रश्न है, तो मातृभाषा के रूप में भी प्रादेशिक बोलियों ने कई तर्क दिए हैं कि हम हिंदी को अपनी मातृभाषा कैसे मानें। मैं आज नए संदर्भ में अपने समस्त प्रादेशिक प्रदेश के निवासियों से, इस देश के युवा पीढ़ी से यह कहना चाहूँगी, अपने कॉलेज के प्रतिनिधि के रूप में यह कहना चाहूँगी कि क्या आपने अपने शिशु के मुंह से निकलने वाले पहले शब्द को कभी ध्यान दिया है? आपका नवजात जब आपकी गोद में खेल रहा होता है तो उसकी कंठ से निकलने वाली ध्वनि को कभी आपने ध्यान से सुना है? अगर नहीं तो एक बार फिर से ध्यान दें और नए दृष्टिकोण से, नए भावनाओं से, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सच को स्वीकार करें। मनोविज्ञान भी कहता है और विज्ञान भी कहता है, एक शिशु जब जन्म लेता है और उसकी हरकतें शुरू होती हैं तो उसके स्वर में सबसे पहला शब्द आ, बा या माँ आता है। बच्चा आ, बाबा या मामा, इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अपने करीबी, अपने जिनके गोद में वह होता है, उन तक पहुंचाता है। तो मातृभाषा जब मानव निर्मित समाज में गढ़ी नहीं जाती है तो प्राकृतिक रूप से जिस शब्द को बच्चे के मुंह में पहले उच्चारण के रूप में हम सुनते हैं, वह शब्द हिंदी भाषा के स्वर या व्यंजन के होते हैं। तो स्वर या व्यंजन के रूप में बोले गए इन शब्दों को हम मातृभाषा का दर्जा देने से क्यों हिचकिचाएं? आज के प्रयोग में, आज के विमर्श में बस इतना ही कह के मैं आप सभी सुनने वालों को अपने कॉलेज की तरफ से, अपने कॉलेज की संस्था रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से सोचने का एक सवाल देती हूँ और आप सभी लोगों से मैं यह गुजारिश करती हूँ, विशेषकर इस देश की युवा पीढ़ी से यह गुजारिश करती हूँ कि वह खुद तय करे कि उसके प्रदेश की, उसके राज्य की, उसके देश की जन्म लेने वाले, पलने वाले, बढ़ने वाले बच्चों की मातृभाषा क्या है। जय हिंद, जय भारत।